अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने अपनी सियासत का महवर आर्मी चीफ की तैनाती को बना लिया है। इनकलाब और हकीकी आज़ादी की बातें अब इसे एक तैनाती तक महदूद हो गई हैं। बैरूनी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत और फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी इस मुतालबे के पीछे छुप गया है। मुल्क की सियासत इन दिनों आर्मी चीफ की तैनाती के गिर्द घूम रही है। एक ऐसा मामला जिसे मुकम्मल तौर पर गैर सियासी होना चाहिए, मुसलसल मौजूए बहस बना हुआ है। हुकूमत कह रही है कि वो हर हाल में नए आर्मी चीफ खुद लगाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने कायद नवाज शरीफ से मशवरा करके नए आर्मी चीफ तैनात करेंगे, जबकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को आर्मी चीफ लगाने का कोई हक नहीं है। इमरान खान एक बार फिर जारहाना रवैये के साथ बात कर रहे हैं, हुकूमत को भी ललकार रहे हैं और इदारों को भी निशाने पर लिए हुए हैं। आज उन्होंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को भी बराह रास्त मुखातिब किया है, गुमनाम नंबर से धमकियां देने वालों का भी जिक्र किया है और कहा है कि ये होते कौन हैं लोगों को डराने वाले। चकवाल में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो आपको डराता है आप भी उसे डराओ, जो धमकियां देता है उसे धमकियां दो। हमने ये तमाशा बहुत देख लिया। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ये खौफ के बुत को तोड़ दो। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर दे। जो करना करो, हम भी करेंगे। हमने तमाशा देख लिया काफी। हर पाकिस्तानी को मैं आज कह रहा हूँ, मेरी कॉल के लिए तैयार हो। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक इमरान खान आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि इन चोरों को आर्मी चीफ लगाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। DGISPR को समझ तो जाना था कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने जब ये कहा कि आर्मी चीफ को मेरिट पे सिलेक्ट करना चाहिए, और मैंने कहा कि ना जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि इनके ज़हन में इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता, मेरिट की समझ ही नहीं है इनको। अपने DGISPR से ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूँ। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। आज इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती के साथ अपनी सियासत को मुंसलिक कर दिया है, जबकि एक महीने पहले तक वो ये कह रहे थे कि ये हमारा इशू ही नहीं है। इसके अलावा खुद ये कह चुके हैं कि खान साहब ने कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ टॉप के 3-4 जर्नल्स में से नहीं होना चाहिए, ये उन जर्नल्स में से कोई नापसंदीदा है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन की स्याही भी खुश्क नहीं होती और वो खुद मुख्तार हो जाता है, और जो ये समझता है कि आर्मी चीफ अपनी तैनाती करने वाले की बात मानता है तो उसने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। मगर इस वक्त इमरान खान की सियासत का महवर नए आर्मी चीफ की तैनाती है। दूसरी जानिब 2 दिन पहले इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है, जिसके मुताबिक इमरान खान कुछ कोर कमेटी अरकान पर बरहम हुए और पार्टी पॉलिसीज़ पर अमल करने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि उन्हें मालूम है कि कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं। इमरान खान ने तनबीह की कि कोई उन्हें बाईपास करने की कोशिश ना करे। इमरान खान ने कोर कमेटी अरकान को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ट्वीट करने का भी कहा और पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए शीरी मज़ारी को निगरान बना दिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि जल्द एहतजाज की कॉल देने जा रहा हूँ, तमाम तंजीमें फ़ाल चाहिए। इमरान खान ने कोर कमेटी मेंबरान को एहतजाज के लिए फाइनेंस के बंदोबस्त का भी कहा। इस इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का मफाद यह है कि हम किसी फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ें, लेकिन अगर हुकूमत इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो फिर एक फाइनल कॉल का इंतजार करें और इन्हीं 2 हफ्तों में फाइनल कॉल दे दी जाएगी। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि हम किसी फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ें, लेकिन अगर इस सूरत हाल ख़राब होती है फिर उसकी जिम्मेदारी तरीके इंसाफ पर नहीं होगी। एहतजाज के लिए तैयार हैं और आप देखेंगे एक ऐसा एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद में आएगी जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा। हुकूमत ने जो फैसले करने हैं फौरी कर ले। हुकूमत के पास टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं। अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से लंदन में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दबाव के बावजूद मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हुआ और फैसला हुआ कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए कोशिशें करने और पंजाब हुकूमत की तब्दीली की सूरत में वज़ीर आला के लिए हमजा शहबाज और दीगर नामों पर भी गौर किया गया। इसके अलावा मुलाकात में नवंबर में अहम तैनाती से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल हुआ।
इससे पहले हफ्ते के दिन वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया था कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। वफाकी वजीर ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि ये जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिरी फैसला वजीर आज़म ने ही करना है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब आ जाएं और इस दफ़ा पहले जैसा सलूक नहीं होगा, मगर वो वाज़े इंदिया दे रहे हैं, भरपूर कैंपेन कर रहे हैं और अब नज़र आ रहा है कि उनकी सियासत का महवर एक ही है और वो नए आर्मी चीफ की तैनाती है जो वो आपको नहीं करने देंगे और मिड अक्टूबर तक हो सकता है कि वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस्लामाबाद में हो और शायद आप ना रोक पाएँ। देखें, ये बिल्कुल हमारी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि ये तो कह के गए थे कि मैं 6 दिन बाद वापस आ रहा हूँ। तो अब तो मेरा ख्याल है 60 दिन हो गए हैं और सियासत तो खैर इसकी है कोई नहीं। ये ऐसे ही कभी अमेरिका का ख़त पकड़ लिया, कभी ये बात पकड़ ली कि जी मुझे जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। अब इसने जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती को जो है वो इशू बना लिया है, हालांकि वो ना इशू है, ना उसे इशू बनाया जाना चाहिए, ना उसे इशू बनाया जा सकता है। और अगर ये इस इशू को जो है वो सामने रख के इस किस्म की हमाकत करेगा कि ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ के या मुसल्ला जथा लेके पहले की तरह जो है वो इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, तो इसके साथ पहले से ज़्यादा मौसर और बेहतर सलूक जो है वो किया जाएगा और उससे ज़्यादा ये ज़लील व रुस्वा होके वापस होगा या पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस मर्तबा इसके पकड़े जाने के भी चांसेस हैं। क्योंकि इससे पहले जब ये आए थे या आ रहे थे तो उस वक्त जो है वो इस किस्म का कोई फ़ैसला पहले से मौजूद नहीं था। मौलाना साहब, आपने दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया था, वो आज खारिज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। एक मुकदमा था, उसमें भी नहीं लग रहा कि तोशा खाना में इनके खिलाफ फैसला आएगा, वो फैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है। तो एग्जैक्टली और फिर एक था जिस पे आपको उम्मीद थी तौहीन अदालत का मामला, उसमें भी उन्होंने इंदिया दे दिया कि वो जाके माफ़ी मांग लेंगे। तो वो बाकायदा तौर पर हर चीज़ से बच रहे हैं और बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि आपकी हुकूमत को फंसाते नज़र आ रहे हैं। तो जब वो आएंगे अक्टूबर में तो आपके पास क्या होगा उन्हें रोकने के लिए और क्या होगा उन्हें पकड़ने के लिए? नहीं, देखें, अगर वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो एक मसल्ला जथा लेके बढ़ते हैं तो ये बिल्कुल एक जुर्म है और इस जुर्म में जो है वो इनको भी और इनके साथ जो शरपसंद लोग आएंगे उनको जो है वो बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन जो है वो होना चाहिए। अगर इसने एक स्पीच की है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया तो मुकदमा तो कायम है ना, मुकदमा तो जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी की दफ़ा जो है वो इस तकरीर या इन अल्फाज के ऊपर जब नहीं बनती, ठीक है, अदालत का फ़ैसला है, सारा आँखों पे। इसी तरह से तोशा खाने का मामला है। मामला ये है कि तोशा खाने में चलें ये ज़ाहर करने या ना ज़ाहर करने में बच जाते हैं या नहीं बचते। तो आप मुझे बताएं कि तोशा खाने में जो इसने चोरी की है, जो उसने मुँह काला किया है, 2 घड़ियाँ बेच के, टी सेट वहाँ से उठा के, वो सोने के कलम उठा के, तो क्या वो बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी? ये बदनामी जो है और ये जो उसने गैर अखलाकी हरकत की है तोहफे बेचने वाली, वो बात जो है वो साफ हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। वो चीज़ें अपनी जगह पे बरकरार रहेंगी। अगर अपनी जगह पर बरकरार है, स्पीच की है, एक जज को धमकी दी है, आईजी को, डीआईजी को धमकी दी है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, उसकी दफ़ा जो है वो ए बनती है या बी बनती है, वो एक अलग अमल है। मतलब रहे अपनी जगह पर बरकरार, उन पर असर क्या पड़ रहा है? अभी तो यही नज़र आ रहा है ना कि उनके जलसे बड़े होते जा रहे हैं और आपके मसाइल बड़े होते जा रहे हैं। उन पर असर क्या पड़ रहा है? रहें चीज़ें अपनी जगह बरकरार। इस वक्त वो समझते हैं कि उन्हें अक्टूबर से के अंदर इलेक्शन की कमिटमेंट आपसे लेनी है, आर्मी चीफ आपसे तैनात नहीं होने देना है। ये उन्हें यकीन है कि वो इतने पॉपुलर हैं इस वक्त कि उन्हें फौरी इंतखाबात आपसे लेना है। आप रोकेंगे कैसे? आपके पास हिकमत अमली क्या है कि आप सर्वाइव कर जाएं और अपना आर्मी चीफ भी लगाने में कामयाब हो जाएं इस मुल्क का, और आगे भी जो फैसला हुआ है लंदन में कि जी अगस्त तक हम टाइम पूरा करेंगे, वो टाइम भी पूरा कर जाएं? क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखें, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। नवंबर में ये तैनाती होनी है और अगर PMLN की इत्तेहादी हुकूमत जो है उस वक्त मौजूद हुई तो यही हुकूमत और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो अपना ये आइनी फ़र्ज़ जो है वो रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो अदा करेंगे।
इसके पास कौन सा हथियार है जी कि ये हमें जो है वो इस बात के ऊपर मजबूर करेगा कि हम एक अपनी आइनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी ना करें। इसके पास कौन सी चीज़ है कि ये हमें मजबूर करेगा कि जी हम इसको इलेक्शन की डेट दें। बल्कि इसकी इस किस्म की हमाकतें जो हैं या इस किस्म के इसके जो है वो इसकी जो गुफ्तगू है, इसने इसको इलेक्शन की डेट जो है वो मिलने नहीं दी। मैंने ये बात पहले भी कही है और मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कह रहा हूँ कि अगर 25 मई का ये टारगेट ना देता, अगर ये धमकी ना देता कि मैं जी आ रहा हूँ 25 तारीख को और मैं हर चीज़ जो है वो बहा के ले जाऊँगा, तो शायद इस हुकूमत का, इत्तेहादी हुकूमत का इलेक्शन के जो है वो डेट से मुतल्लक या अरसे से मुतल्लक फ़ैसला मुख्तलिफ होता। लेकिन जब ये इस किस्म की हरकतें करेगा बच्चों वाली, कभी कि मैं ये कर दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं जो है इधर आ जाऊंगा, मैं उधर चला जाऊंगा, तो इन गीदड़ भपकियों में कोई नहीं आएगा। मगर साहब आपको लगता है कि ये कहता है कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके आपसे डेट लूंगा, तो ये इसकी भूल है। ये चढ़ाई करे तो उस चढ़ाई का मुकाबला जो है वो हम अल्लाह के फजल से जो है इससे ज़्यादा जो है वो ताकत और अज़म के साथ करेंगे। ये इसकी भूल है कि ये इस किस्म की धमकियों से जो हमें मरूब कर लेगा। मौलाना साहब, आप वज़ीर दाखिला हैं और ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला के पास इंफॉर्मेशन आती है, एक ऐसी चीज़ जो इमरान खान साहब के अपने लिए मसला नहीं थी। 1 महीना पहले वो कह रहे थे आर्मी चीफ की तैनाती मसला नहीं है, वो उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर इतना बड़ा मसला बन गई कि उनकी सियासत का महवर हो गई। वो नए इलेक्शन से लेकर इनकलाब से लेकर हकीकी आज़ादी अब सब इसी चीज़ के गिर्द घूमती हैं कि जी अगला आर्मी चीफ की तैनाती का मामला। तो आपको लगता है ये ऐसे ही बस इमरान खान साहब को ख्याल आ गया या कुछ है, कोई मामला है? आपका जो कॉन्फिडेंस है कि आएंगे तो पहले की तरह ही आएंगे 25 मई की तरह और आप इन्हें 25 मई की तरह डील कर लेंगे, या कुछ और है? कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ और है जो कि खान साहब का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? नहीं, इसके कॉन्फिडेंस के पीछे सिर्फ हमाकत है, इसका पागलपन है। ये एक अहमक इंसान है और ये इसी तरह से जो है वो चीज़ों के पीछे जो है वो लग जाता है, दौड़ पड़ता है। कोई इसके कॉन्फिडेंस की कोई किसी किस्म की और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बस बात इसके जो है वो हथे चढ़ी है और अब इस बात को जो है वो करता चला जाएगा। जो बात भी ये शुरू करता है वो फिर सुबह दोपहर शाम उसका विरोध करना शुरू कर देता है। शायद इसको किसी ने यही सिखाया है। देखें, आर्मी चीफ की तैनाती जो है, अगर इसके इस यानी मुहिम जोई के नतीजे में वो अफेक्ट होती है या उसमें ये तसर जाता है कि वो इससे अफेक्ट हो रही है, तो ये तो शाज़े पूरे अदारे की तबाही का जो है वो सामान करेगी। और वो अदारा जो है वो बड़ा मजबूत अदारा है, डिसिप्लिन अदारा है। वो किसी कीमत पे इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि उसको ये इस तरह से जो है ये भूली करे। नहीं सर, मगर वो तो मगर वो वाज़े कर रहे हैं ना, मसला है राज साहब, इसमें मसला है, वैसे ही कमज़ोर है। जब उन्होंने ये प्रेशर पहले ही डाल दिया और ये भी कह दिया कि अगले 3 साल के लिए नया आर्मी चीफ मुतनाज़ हो जाएगा, तो उसके बाद अगर इलेक्शन हार गए इमरान खान साहब, तो आपको पता है कि उनकी अगली कैंपेन क्या होगी और क्या मामला होगा। तो आप क्या फिर ये कंसीडर किया जा रहा है या फिर बात हुई है कि जी मौजूदा आर्मी चीफ को ही तौसीह दी जाए, बरकरार रखा जाए? क्योंकि आपको पता है कि वो एक जो नया नैरेटिव वो बना रहे हैं, वो किस तरफ जा रहा है मामला सारा का सारा। देखें, मामला ये है कि ये बंदा जो है, ये अगर आप इजाज़त दें तो ये इस कौम को इस बात का इदराक करना चाहिए, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये एक फितना है, ये इस मुल्क की सियासत के लिए एक नासूर है। ये किसी तरफ भी जो है ये जो है वो लग के नहीं बैठेगा। अगर आप इलेक्शन की बात करेंगे, ये कहेगा चीफ इलेक्शन कमीशनर को चेंज करो। अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करेंगे तो ये कहेगा मैं इलेक्शन के रिज़ल्ट को नहीं तस्लीम करता, अगर ये इसकी मर्ज़ी का ना आया। यानी इसने मामले को वो आज आप उसको फेस करें, कल फेस करें, इस कौम को, इस फितने को फेस करना होगा, वरना ये फितना जो है इस कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा मगर इसमें और इर्रेपरेबल नुकसान करेगा। अगर आपके पास काउंटर है क्या जो आप ऑप्टिक्स देते हैं जवाब में? अब आप सोचिए 5 महीने हो गए हैं
छोटे भाई की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आ सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ता है, वो पहले भी जाना था, वो नहीं गए, सैलाब की वजह से वापस आ गए थे, अब गए, मुलाकात की है, और फिर खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं जो बड़े फैसले हैं मुल्क के वो उनसे मुलाकात करके होंगी। क्या ऑप्टिक्स हैं? आप लोग मौका देते हैं ना उन्हें सियासत करने का और एक बयानिया बनाने का। आए ना नवाज शरीफ साहब, क्यों नहीं मुल्क वापस आते हैं? 5 महीने हो गए आपकी अपनी हुकूमत आए, क्या उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एक्टिव नहीं रहेंगे पॉलिटिक्स में, इसी तरीके से करेंगे? देखें, मामला ये है कि ये तो अब करने की बात है ना। अगर किसी की जो है वो नज़र में ऐसा जो है वो सूरत हाल है तो वो एक अलग बात है। बाकी मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आखिर सारी ज़िंदगी जो है वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सबसे इस वक्त सीनियर सियासतदान इस मुल्क के, उन्हें मुझसे या किसी और से जो तबसरा करता है ज़्यादा बेहतर मालूम है कि उन्होंने इस सूरत हाल में कब वापस जाना है, किस तरह से बयानियाँ बनाना है, किस तरह से बात को आगे बढ़ाना है, किस तरह से इस फितने का और इस नासूर का मुकाबला करना है, ये वो बेहतर जानते हैं। और उसके मुताबिक जो है वो प्लानिंग हो रही है, उसके मुताबिक सोचा जा रहा है, उसके मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो काम आज से 3 माह या 2 माह या 4 माह बाद होना है उसे आज नहीं किया जाएगा। और उसके मतलब कोई बात वजाहत करने की भी ज़रूरत नहीं है कि जी वो फ़लाँ वक्त आएंगे या फ़लाँ मामले से पहले आएंगे। वो जिस वक्त उनका आना हमारे लिए पॉलिटिकली बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसके मुताबिक वो इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे और अगला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे और मियां नवाज शरीफ जो है उसके साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में जाएगी। पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से कुछ हुआ है या गिराएंगे या फिर परवेज़ इलाही को साथ मिलाएंगे? देखें, परवेज़ इलाही साहब भी इनसे बड़े तंग हैं। उसकी वजह यह कि इसके साथ कोई बंदा जो है चल ही नहीं सकता। इसके साथ सिर्फ ये इसके इर्द गिर्द जो ये बौना टाइप लोग हैं ना, कि जो ये बात करता है वो साथ ही ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कोई मामला फहम आदमी जो अपनी राय रखता है या जो राय देने की हिम्मत रखता है वो इसके साथ जो है वो ठहर भी नहीं सकता। अब परवेज़ इलाही साहबान जो है वो भी इससे नक हैं, बड़े तंग हैं। लेकिन मामला ये है कि पंजाब हुकूमत जो है वो जो 63A का फ़ैसला है कि वोट डाल सकते हैं, गिना नहीं जाएगा और सीट से भी महरूम हो जाएंगे, वो सबसे बड़ी रुकावट है। अगर वो रिव्यू लगता है और अल्लाह करे कि रिव्यू जो है वो आने वाले हफ्ते 10 दिन में लग जाए और उसका फ़ैसला जो आना है वो भी सबको मालूम है कि वो फ़ैसला जो है वो कायम नहीं रह सकता। दैट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो फैसला जिस दिन आएगा अगले 3 दिन में जो है वो पंजाब में जो है वो हुकूमत तब्दील हो जाएगी। पंजाब में आज भी सबसे बड़ी पार्टी PMLN है। यानी फैसला आए बगैर आप लोग कुछ करने नहीं जा रहे हैं, आपका फैसले पर ही आप रिलाई कर रहे हैं कि वो फैसला अगर आ जाए, कोई रिव्यू लग जाए तो फिर मामला हो जाए, वरना वैसे कोई आप लोग कोई एक्शन नहीं करने जा रहे? देखें, फैसला अगर आ जाए तो बड़ी आसानी है, वरना फिर उसमें कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन उन मुश्किलात के ऊपर भी अबूर हासिल किया जा सकता है। कोई ऐसी नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं कि इनको इनकी कामयाबी के लिए जो है इनके ऊपर कम से कम बात की जाए तो वो बेहतर है। बहुत शुक्रिया हसन अल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने आज प्रोग्राम में शिरकत के लिए फवाद चौधरी साहब को भी दावत दी मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ नून लीग की एक और उम्मीद तोशाखाना रेफरेंस से थी और उस रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशाखाना के तहाइफ इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं, लिहाजा वो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हो जाते हैं और कोई भी अवामी ओहदा नहीं रख सकते। जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ है कि उन्होंने तोशाखाना से जितने भी तहाइफ हासिल किए हैं उन सब की कानून के मुताबिक कीमत अदा की है, मगर क्योंकि मज़कूरा सालों में इलेक्शन कमीशन में असासों की तफसीलात जमा कराने से पहले ही ये तहाइफ बेच दिए गए थे, इसलिए नाम से ये तहाइफ जाहिर नहीं किए गए और उन्हें बेच कर हासिल होने वाली आमदनी इलेक्शन कमीशन और FBR में जाहिर कर दी गई है। आज इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज करने से पहले तोशाखाना रेफरेंस पर आम समात हुई और दरख्वास्त गुजार के वकील खालिद इसाक ने दलाइल दिए कि इमरान खान का जवाब आ गया है। जवाब में तस्लीम किया गया है कि ये असासे हासिल किए गए हैं। मुकर्ररा वक्त पर तहाइफ जाहिर ना करने की वजह यह बताई गई है कि ऐसे तहाइफ जाहिर नहीं किए जाते और मजीद ये कि तहाइफ पहले ही बेच दिए गए थे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह सवाल उठाया कि तहाइफ किसने खरीदे, कैसे अदायगी की गई। एक कफलिंग ही 57 लाख रुपए का है। इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार के हवाले से दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि पार्लियामेंट का रुकन बनने के बाद किसी भी रुकन की नाअहली का इख्तियार खुसूसी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास है। स्पीकर ने सवाल इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया है। सवाल यह है
कि इमरान खान ने अपने असासे फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए, करप्ट प्रैक्टिस में मुतल्लिका फोरम नाअहल करता है, मौजूदा केस किसी और फोरम का दायरा इख्तियार ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन आइन में दिए गए इख्तियार से कैसे पीछे हट सकता है। खालिद साख ने मजीद ये भी कहा कि पनामा केस में नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया, जबकि तोशाखाना रेफरेंस में कोई भी चीज़ मुतनाज़ नहीं है। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि स्पीकर ने यह रेफरेंस 5 अरकान की दरख्वास्त पर फाइल किया। रेफरेंस में कहा गया कि आर्टिकल 63(2) के तहत दरख्वास्त दायर की गई है। मजीद कहा गया कि इमरान खान ने तोशाखाना के तहफ़ इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए वो 62(1)(f) के तहत नाअहल हो जाते हैं। स्पीकर ने यह फर्ज करके रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। अली जफर ने मजीद दलील दी कि 62(1)(f) के तहत नाअहली का सवाल ही पैदा नहीं होता, सिवाय इसके कि किसी अदालत का कोई फैसला हो। अगर किसी ने असासे जाहिर नहीं किए तो स्पीकर रेफरेंस नहीं भेज सकता, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आइन असासे जाहिर ना करने पर 120 दिन में केस की बात करता है, ये नहीं कि 10 साल बाद केस कर दें। अली जफर ने मजीद कहा कि क्या किसी अदालत ने डिक्लेरेशन दिया कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे? अगर अदालत का इस हवाले से फैसला नहीं है तो स्पीकर इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस कैसे भेज सकते हैं? अली जफर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसके पास कानूनी इख्तियारात हैं, लेकिन ये कोई अदालत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत कह रही है कि इमरान खान ने असासे जाहिर नहीं किए, हमने सारे चालान, असासों की तफसीलात और टैक्स रिटर्न्स अपने जवाब में लगा दिए हैं। हुकूमती इत्तेहाद के रेफरेंस पर इमरान खान पहले ही अपने तहरीरी जवाब जमा करा चुके हैं और तहरीरी जवाब में भी वही बात कही गई है जो आज अली जफर ने अपने दलाइल में कही है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन अपना महफूज शुदा फैसला कब सुनाता है और इसका इमरान खान की मुस्तकबिल की सियासत पर क्या असर पड़ता है। ताहम हुकूमती इत्तेहाद ये समझता है कि तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान नाअहल हो जाएंगे और उनकी पार्लिमानी सियासत का खात्मा हो जाएगा, जबकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत तोशाखाना रेफरेंस को बेबुनियाद और सियासी समझती है और इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर भी सवालात उठा रही है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। दरख्वास्त गुजार नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज फैसला महफूज हो गया, आपके दलाइल के भी हमने अवाम के सामने रखे। आप पूरे एतमाद हैं कि जो नाअहली का सवाल है जिस पर नून लीग और हुकूमत कॉन्फिडेंट थी वो नहीं होगा आज फैसला महफूज होने के बाद? जी, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल मेरे दलाइल जो भी बताए, बिल्कुल इसी तरह मैंने दलाइल पेश किए थे। देखें, जहां तक नाअहली का ताल्लुक है वो तो मैटर खत्म हो गया। वो तो अदालतों के इतने सारे फैसले हैं जो कि ये कहते हैं कि नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) जिसका आपने जिक्र किया, उसके तहत अगर किसी ने डिक्लेयर करे, पहले कोई अदालत डिक्लेयर करेगी कि कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं है, उसके बाद ही वो डिस्क्वालिफिकेशन उसकी नाअहली हो सकती है 62(1)(f) पे। इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती। तो डिस्क्वालिफिकेशन तो मामला नहीं है, रह गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मेरी नजर में। अब सिर्फ इशू ये है कि क्या वो असासे जो है वो, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझता है कि वो डिक्लेयर नहीं हुए या कोई ऐसी चीज मिस हो गई है, तो वो कानून में इलेक्शन एक्ट के तहत उनके पास है इख्तियार कि वो कार्रवाई करें 120 दिन के अंदर। वो अगर कार्रवाई शुरू होती है तो फिर उसको देखेंगे हम। लेकिन वो भी हमने, जिस तरह आपने अपना फरमाया, बिल्कुल अभी जब मेरे दलाइल का आप एक्सप्लेन कर रहे थे, हमने वो सारे जो स्टेटमेंट्स थी जो इलेक्शन के हमारे साथ जो हमने स्टेटमेंट्स दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए थे, जो हमने चालान फॉर्म जमा कराए थे, वो सारे पेश कर दिए। ना सिर्फ 1 साल के एलिगेशन जो इल्जाम था वो 1 साल का था 2018-19 का, हमने वो 2022 तक के सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए। इनकम टैक्स रिटर्न में साफ दिखाया हुआ है कि कौन से जो गिफ्ट थे वो हमने खरीदे, कौन से गिफ्ट हमने बेचे, उसके ऊपर बेचने के ऊपर भी टैक्स जो दिया वो भी उसमें दिखाया हुआ है, अपने रिटर्न में हमें दिखाना पड़ता है। तो सारा कुछ लिखा हुआ है, उस पर किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहती। स्पीकर साहब ने बदकिस्मती से, वो बहुत बड़ा ओहदा है, बड़ा अहम ओहदा है, बड़ी इज्जत है मुझे उस ओहदे की, लेकिन स्पीकर साहब ने जो रेफरेंस फाइल किया वो ये सारी चीजें देखी नहीं। उनके पास एक दरखास्त आई, 4-5 लोग गए, उन्होंने एक अनअटेस्टेड, वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऐसा तो डॉक्यूमेंट कैबिनेट के मुताबिक आ ही नहीं सकता तोशाखाने की डॉक्यूमेंट, लेकिन उन्होंने कोई फोटोस्टैट किसी चीज की पेश कर दी स्पीकर के सामने, और स्पीकर साहब ने कहा ये तो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हो गए, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा। तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आई हैं और मेरी नजर में नाअहली का तो सवाल आर्टिकल 62(1)(f) में
बनता ही नहीं है। आपने खुद आर्टिकल 62(1)(f देख लिया, पढ़ लिया, आपके सामने होगा भी। ये अहम नुक्ता है। अब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप लोग बड़े पूरे एतमाद थे। एक तो जो कानूनी नुक्ते उठाए अली जफर साहब ने, वो अपनी जगह पर हैं, 120 दिन के अंदर मामला होता, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का मामला। मगर दूसरा वो कह रहे हैं हमने सारे चालान जमा करा दिए। आपने कहा मिस डिक्लेरेशन का मामला है, तो तोहफे नहीं थे, वो बेच दिए थे, तो बता रहे 5 करोड़ 80 लाख रुपए अगर अकाउंट में आए थे, उसकी डिटेल्स भी दे दी, रसीदें भी दे दी। तो कैसे मिस डिक्लेरेशन हुई, कैसे सादिक और अमीन नहीं रहे? ये कैसे आपके हक में फैसला आ सकता है जो महफूज हुआ है? देखिए, ये केस बड़ा, एक इसकी जो ग्राउंड्स है वो बड़ी वाज़ेह हैं कि देखिए जो 63(2) है ये स्पेशल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और 63(a), और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसल वाडा को उसको नाअहल भी कर चुके हैं, और फैसल वाडा के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया, वो सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो फैसला है वो फैसल वाडा साहब ने चैलेंज किया, और फैसला जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई हुक्म नहीं किया। वो उनका केस फैसल वाडा साहब का वहीं पर अपील पेंडिंग पड़ी है, और अभी तक जो फैसला फैसल वाडा साहब का जो केस में जो फैसला हुआ वो इन द फील्ड है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और ये स्पेशल प्रोविजन है जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चले राज साहब, ये जो जुरिस्डिक्शन का मामला है ये इलेक्शन कमीशन बता देगा कि है या नहीं है, फैसला महफूज हो गया। पर जो मेरिट्स हैं वो तो मेरिट्स पर भी कह रहे हैं कि हमने अगर तोहफे नहीं थे तो अकाउंट में पैसे आए थे, बता दिए कि अकाउंट में पैसे आए थे, रसीदे चालान सब जमा करा दिया, तो मेरिट क्या रह गया है अगर जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट भी कर ले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? जहां तक इसका ये सवाल उठता है कि पैसे, देखिए जो एक इन्होंने अपने गोशवारे में कहा कि ये एक बैंक अकाउंट है जिसमें 5 करोड़ 80 लाख रुपए की एक रकम जो है वो लग रही है, और वो 5 करोड़ 80 लाख रुपए की जो रकम है ये वो रकम है जो तोशा खाना के जो तहफ़ थे जो कि हमने लिए और फरोख्त कर दिए, ये रकम वहां से हासिल हुई है। अब देखिए इसमें जो असूल है, पहली बात बुनियादी ये है कि इनको वो रकम जो ये बता रहे हैं तोशा खाने के तहफ़ बेचने के बाद हासिल हुई, पहले तो मैं ये बताते, इनको ये बताना चाहिए था कि ये रकम बजरिया चेक आई, किस चेक उसका चेक नंबर क्या था, उस चेक की तारीख क्या थी, और साथ में बैंक स्टेटमेंट लगाते, और साथ में जिस खरीदार ने वो इनसे घड़ियां और वो चीजें खरीदी उसकी रसीद लगाते, और पूरी जो मनी ट्रेल है उसको स्टैब्लिश करते। ये इन्होंने चारों चीजें, पांचों चीजें जो हैं, जो कि 137 के बीच में जब भी इलेक्शन कमीशन इस तरह की जांच पड़ताल करता है तो वो पूरे का पूरा मनी ट्रेल मंगवाता है मेंबरान कौमी असेंबली से, और अगर आप वो मनी ट्रेल क्या इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया था? अभी तो इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया नहीं है, लेकिन हमने ये बात की है इलेक्शन कमीशन के आगे कि ये जो एक अकाउंट नंबर बता रहे हैं, ये अकाउंट, अभी तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, देखिए हो सकता है। मगर राज साहब, इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया नहीं, फैसला महफूज कर लिया, तो कैसे इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाएगा? या तो मंगवाया होता, उन्होंने ना दिया होता, फिर फैसला खिलाफ आता, फिर आप कैसे कॉन्फिडेंट है खिलाफ आ जाएगा? इलेक्शन कमीशन तो इसके ऊपर प्राइमा फेशियाए 2 चीजें कर सकता है, वो खुद से भी फैसला कर सकता है, वो डिस्क्वालीफाई करके आगे भी भेज सकता है उसमें सेशन कोर्ट में। उसके पास 2-3 ऑप्शन मौजूद है कि वो कुछ भी ना करे और वो डायरेक्टली सेशन कोर्ट पे भेज दे कि उसका ट्रायल कंडक्ट करें, अगर वो समझे कि करप्ट प्रैक्टिस जो है वो साबित हो गई है। हम ये समझते हैं कि ये करप्ट प्रैक्टिस इसलिए साबित है कि इन्होंने कोई रसीद नहीं दी, इन्होंने कहा कि ये एक बैंक अकाउंट है, और अच्छा एक और दिलचस्प बात शाहजेब साहब कि 10 करोड़ 20 लाख रुपया तो उन तहफ़ की कीमत तोशा खाना ने लगाई है। अब 10 करोड़ 20 लाख के जो तहफ़ हैं वो 5 करोड़ 80 में किस तरह तब्दील हो गए, ये भी समझ नहीं आती कि 10 करोड़ 20 लाख के वो अली जफर साहब, ये जो 2 बातें हैं कि एक तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी एविडेंस नहीं दिया, मनी ट्रेल नहीं दिया, ऊपर से 10 करोड़ 80 लाख की तो खुद तोशा खाना ने लगाई थी, 5 करोड़ 80 लाख में कैसे वो बेच दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से? जी देखें शाहजेब साहब, पहली बात तो ये है कि जो रेफरेंस स्पीकर साहब ने फाइल किया था, उन्होंने कहा था कि उनकी जो प्रोसीड्स हैं और जो गिफ्ट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं किए टैक्स में भी, और स्टेटमेंट जो फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी। तो वो जो उनकी ये मौकफ था या इल्जाम था जिसके बेसिस पे रेफरेंस फाइल किया, वो हमने दिखा दिया कि ये हमने पेश कर दिए हैं इनकम टैक्स में भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कानून है वो ये कहता है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि आपके पास 30 जून को क्या क्या असासे मौजूद हैं। जो इनकम टैक्स होता है वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप बताएं कि कहाँ है इसकी डॉक्यूमेंटेशन, और सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न्स के साथ आपको फाइल करनी होती है। आप भी, मुझे यकीन है, टैक्स के अपने रिटर्न्स फाइल करते होंगे, उसमें आप दिखाते होंगे कि क्या आपके एक्सपेंसेस हैं, क्या आपके अखराजात हैं, क्या आपने
बेचा, क्या आपने प्रॉफिट कमाया और क्या टैक्स दिया या क्या टैक्स बनता है, और वो फिर उसको सारा उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपसे पूछ सकते हैं टैक्स वाले। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और टैक्स का मामला मुख्तलिफ है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमसे मांगता या अगर स्पीकर साहब पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते और मांग लेते ये चीजें, तो फिर तो मामला आ जाता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसे कोई बात नहीं की कि आप ये सोर्स दिखाएं या आप, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है उनके कानून की। उनके कानून की तो सेक्शन 137 बड़ा क्लियरली कहता है कि आपने सिर्फ ये दिखाना है कि 30 जून को आपके पास क्या चीज मौजूद है और क्या चीज के बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे हैं। अब वो हमने दिखा दिया। अगर कोई और चीज मजीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मांगता कानून के मुताबिक तो हम उनको प्रोवाइड कर देते, लेकिन वो सेटिस्फाइड थे। अब ये इनका कहना है कि नई चीज निकाल रहे हैं कि जनाब आप ये बताएं कि वो इतने का क्यों बेचा, इतने का क्या क्यों बेचा। मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। मेरी अगर कोई चीज है तो मैं उसको 100 रुपए की भी बेच सकता हूँ, मैं उसको 10 रुपए की भी बेच सकता हूँ, मैं उसको 1000 रुपए की भी बेच सकता हूँ। सवाल ये पूछा नहीं जा सकता कि इसमें कानून गैर कानूनी हरकत क्या की आपने। ये जी राजा साहब, क्योंकि आप भी जी राजा साहब जिसकी मलकियत है वो बेचे अपनी मर्जी से। जी राजा साहब, आप भी क्योंकि समातों का हिस्सा थे, इलेक्शन कमीशन पूछ लेता और वो कह रहे हैं कि ये कैसे कोई डिटरमिन कर सकता है कि कितने का बेचा, जितने का भी बेचा उनकी मर्जी है जितने का बेचा। कि हम तो यही, हमारा केस ही ये है कि 10 करोड़ 20 लाख रुपए की अगर एक चीज है और हम कहते हैं कि यही रकम छुपाई है, मान लिया, तो फिर 50 करोड़ तो साबित हो गया ना कि छुपाया हुआ है। कि 10 करोड़ 20 लाख एवेल्युएशन हो रही है जिसका 20% 2 करोड़ कुछ लाख रुपए ये खुद इन्होंने रसीद जमा कराई है कि इन्होंने अदा किए, तो और 10 करोड़ 20 लाख की चीज हासिल की है और उस 10 करोड़ 20 लाख की चीज के जो ये पैसे शो कर रहे हैं वो 5 करोड़ 80 लाख रुपया शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो 5 करोड़ रुपया है ये कंसीलमेंट हो रही है। ये 5 करोड़ की मगर वो तो सूरत में प्रूव होता ना। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कह रहे हैं हमारे पास है, मगर या तो उनका मैंडेट होता या मांगता, ये तो फिर ये इस फोरम पे कैसे डिटरमिन हो सकता था। फैसला तो महफूज हो गया है। इलेक्शन कमीशन खुद ही अज्यूम कर लेगा कि क्योंकि 10 करोड़ के 80 लाख के थे मगर इन्होंने 5 करोड़ 80 लाख बताया है तो बाकी कंसील किया है। वो खुद ही इलेक्शन कमीशन महफूज फैसले में खुद ही बता देगा ये बात। देखिए, जो हम आपको गुजारिश कर रहे हैं कि इसके बीच में जो ये इसकी सारी सूरत-ए-हाल है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने, अगर ये हमने जो केस किया वो हमारा सिंपल, हमारा कोई टैक्स का केस नहीं है, हमारा कोई इनके रिटर्न्स के साथ मुतल्लिका केस नहीं है। हमारा केस जो है वो बिल्कुल सीधा सा है। वो ये है कि इन्होंने ये कंसीलमेंट्स की, इन्होंने ये जो रकम और तोहफे वहां से हासिल किए हैं उसके अगेंस्ट जो इनको रकम वसूल हुई है 10 करोड़ 20 लाख रुपया इन्होंने मान लिया। इन्होंने कहा कि मैं 10 करोड़ 20 लाख के एवज इन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपया जमा कराया, तो 10 करोड़ 20 लाख इनको शो तो करना चाहिए था। और या फिर ये बता देते, हमारी तसल्ली करा दें या मुल्क की तसल्ली करा दें कि ये 5 करोड़ 80 10 करोड़ 20 लाख की चीजें 5 करोड़ 80 की अचानक किस तरह हुई। अब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया, देखिए वो इसके ऊपर क्या बात करते हैं, लेकिन ये बात तो है। और ये बात साहब, ये पूरा एविडेंस है आपके पास, आपके क्लाइंट ने आपके साथ शेयर किया हुआ है, पूरा मनी ट्रेल पूरा ये है मौजूद। अगर मांगा जाता तो आप देने को तैयार हैं? बिल्कुल, कोई शक नहीं शाहजेब साहब के सारा कुछ है, मैंने देखा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिनका अगर आर्गुमेंट में समझूं तो ये कह रहे हैं कि आपने 10 करोड़ की बेची है और आपने 5 करोड़ छुपा दिया। ये नई चीज है जिसका कोई ना रेफरेंस में ताल्लुक है, ना आज कोई बहस हुई, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूछा। लेकिन चले आपके प्रोग्राम पे ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ का बेचा, तो सबूत ले आए, बता दें, उसको ले आए जिसको कि जी 5 करोड़ आपने लिया और 5 करोड़ आपने नहीं छुपाया। ये तो खैर से इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है। मैं आज एक कार खरीदता हूँ और मैं उसको 10 दिन बाद बेच देता हूँ और मैं नुकसान पे बेचता हूँ, तो दूसरी पार्टी कहे नहीं आप ये बताएं कि आपने ये किस तरह सस्ती बेच दी। ये तो इस तरह का इल्जाम तो लीगली कानून में तो मुझे नहीं नजर आता। मगर सर ये बात है तय कि जिसको भी बेची घड़ी या जो भी मामलात थे उसकी पूरी रसीदें और पूरा मनी ट्रेल मौजूद है कि इतने में ही बेचा गया था, ये ज्यादा में नहीं बेचा गया था। अगर ऐसी कोई नौबत आती है बिल्कुल बैंक अकाउंट में उसकी सारी डिटेल टैक्स वालों को देनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते
कि आपने कोई चीज बेची और आप कहें जी मैंने हवा में पैसे लिए। आप जब टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं आपको सारा कुछ डिटेल्स उसमें बकायदा कोड्स हैं, उसकी सारी रसीदात, आई एम श्योर आप टैक्स फाइल करते होंगे और सारे MNAs और स्पीकर साहब भी करते होंगे। सबको पता है कि टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करें तो एक एक चीज आपको वहां डिस्क्लोज करनी पड़ती है और वो पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं, आपको साबित करने पड़ते हैं उधर ये सारी चीजें। और अगर कोई चीज आपकी ना हो तो टैक्स वाले आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये हमें डॉक्यूमेंट ये भी मजीद दें। तो इसमें ये आप कह देना कि जी ठीक है सारा कुछ आपने डिक्लेयर किया था, लेकिन आप अब ये भी बताएं हमें कि आपने टैक्स में क्या रिटर्न फाइल किए थे और उसमें क्या डिटेल्स दी थी, वो जाके आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेटिस्फाई नहीं करना उसमें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है अपने मामले में और उनको कानून का पता है। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन राजा साहब कैसे देगा इसमें फैसला? वो कह रहे हैं जब आप डायरेक्ट टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, पूरा रिकंसाइल करते हैं, FBR भी पूछ सकता है, कैसे ये एग्जैक्टली केस बन रहा है जो आप लोगों की इतनी उम्मीदें थी कि इमरान खान इस केस में बच ही नहीं सकते? देखिए, हमारा तो केस ही ये है कि इन्होंने चीजें छुपाई। हमें टैक्स से या टैक्स के कोड से कोई गरज नहीं है। बड़ा सिंपल सा ये मासूम सा सवाल है और ये इन्होंने माना है कि 2 करोड़ 20 लाख रुपया इन्होंने दे के 10 करोड़ 20 लाख की चीजें हासिल की। अब इन्होंने मान लिया, ये कहते हैं जी ये अकाउंट नंबर है जिसके अंदर ये 5 करोड़ 80 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ये वो रकम है जो हमें वो 10 करोड़ 20 लाख की चीजें बेच के हमने 5 करोड़ 80 लाख रुपया हासिल किया है। अगर एक गाड़ी, जिस तरह अली भाई ने मिसाल दी कि एक गाड़ी जो है वो अगर 10 लाख की गाड़ी आप 9.5 की बेच दे, चलो फिर भी मान लेता है कि यार इतना नुकसान इंसान से हो जाता है। लेकिन 10 लाख की गाड़ी अगर आप 5 लाख में बेचते हैं तो ये तो अकल से बालातर है। तो ये तो फिर लगता है कि दाल में कुछ काला है, कंसीलमेंट है। तो ये तो कंसीलमेंट इनकी एस्टैब्लिश्ड होती है यहाँ पर, मैं जो हमने देखा। और मेरे ख्याल अगर एस्टैब्लिश अगर हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ने प्रूफ मांगे नहीं है तो फिर क्या होगा आगे? इलेक्शन कमीशन इस बात पर डिस्क्वालीफाई तो नहीं ना कर सकता बगैर कोई मनी ट्रेल मांगे इमरान खान साहब से। देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन का अपना दायरा इख्तियार है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को किस तरह से अज्यूम करते हैं। हमने कहा है कि ये स्पेशल प्रोविजन है, इसके बीच में आप आगे जा सकते हैं। हो सकता है वो उस तरफ चले जाएं, हो सकता है वो कोर्ट में भेज दें, और हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई करके भेज दें, हो सकता है वो प्राइमा फेशी केस है, सिर्फ केस को ही वहां पे भेज दें एज अ मैटर ऑफ फर्दर एविडेंस। क्योंकि आप तो कॉन्फिडेंट है कि डिस्क्वालिफिकेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है कि अदालत भेज सकता है क्या इलेक्शन कमीशन इस मामले को? जी, जिस तरह मैंने कहा कि अगर अदालत कार्रवाई कोई करना चाहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि 137 की वो कार्रवाई करे। वो 120 दिन होते हैं, हर साल ये स्टेटमेंट फाइल की जा सकती है और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर कहीं भी गलती हो वो 120 दिन के अंदर अंदर वो भेज सकते हैं। उनका पास बिल्कुल इख्तियार है कानून के मुताबिक कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक बना हुआ है, उसके पास भेज सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें और आप इस पे कार्रवाई करें और ट्रायल करें, और उसके बाद फिर मजीद कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस केस में तो ये 2018 की इल्जाम है कि 2018 में जो रिटर्न फाइल किया था उसमें कुछ गिफ्ट्स नहीं दिखाए, वो हमने दिखा भी दिए। तो 2018 का तो टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर कर चुका है बड़ी देर का, और आपको तो पता है कि जो टाइम पीरियड जब खत्म हो जाए तो एक अदालत होती है या एक जो कमीशन होती है वो फंक्टस ऑफिशियो हो जाती है, यानी कि वो अब उसके मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती उस पॉइंट के ऊपर। तो राजा साहब ये तो केस खत्म हो गया ना। अगर इलेक्शन कमीशन अभी मांगी नहीं एविडेंस और आप जो कह रहे हैं कि अदालत भेज सकता है, वगैरह नहीं भेज सकता है, टाइम बार हो चुका है मामला। टाइम बार तो ये तब होना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये पता हो कि ये जो चीजें हैं ये इन्होंने छुपाई नहीं है और गलत बयानी नहीं की। ये तो इनकी चीजें देखें आप, ये जाहिर कब हो रही है जब 2021 में एक सहाफी जाके पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में दरखास्त देते हैं, फिर उसमें वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन उसके हक में फैसला करता है कि तोशा खाना की तफसीलात इनको दी जाएं। ये 2021 में हो रहा है शुरू काम। फिर उसको कैबिनेट डिवीजन, इमरान खान साहब दबाव डालते हैं कैबिनेट डिवीजन को, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का जो फैसला है उसको चैलेंज करती है कैबिनेट डिवीजन। कैबिनेट डिवीजन जब चैलेंज करके उस फैसले को लेकर
आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है अप्रैल 2022 में, तो तब जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि ये रिकॉर्ड जो है पब्लिक कर दिया जाए। हमारा तो मौकफ यही होगा कि ये लिमिटेशन तो स्टार्ट ही तब से हो रही है जब ये चोरी पकड़ी गई है। उससे पहले तो लिमिटेशन वाला जो है वो तो सवाल उठेगा तब, या तो चीजें वाज़ेह उन्होंने डिक्लेयर की हो, चीजें डिक्लेयर ही नहीं की, डिक्लेयर ही अब हुई है। तो फिर ये जो मामला है कि बार बार ये कहा जा रहा था, मगर उस वक्त की हुकूमत कहती थी कि नहीं जी ये कौमी सलामती का मामला है, दोस्त ममालिक ने गिफ्ट दिए हैं इसलिए नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला गया, वो नहीं दे रहे थे, वो कह रही तो मामला ही जब आया ही बाद में, तो फिर कैसे इस पर जो लिमिटेशन है वो अप्लाई होगी 120 दिन की? लिमिटेशन का तो खैर कानूनी मामला है, वो तो अप्लाई होती है क्योंकि कानून में लिखा है कि वो लिमिटेशन का पीरियड शुरू होगा जब वो स्टेटमेंट फाइल की जाए, उस दिन से 120 दिन होगा शुरू और 120 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, ये कानून में लिखा है। चलें, लेकिन वो मैं छोड़ देता हूँ। आपने बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि हमने तो अपना सारा कुछ डिस्क्लोज कर दिया। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमारी हुकूमत चले भी गई है, काफी अरसा हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मांग रहा है कि आप जो जितने एसेट, जितने गिफ्ट्स हैं जिसने लिए हैं जब से तोशाखाना का कानून बना है, आप वो डिस्क्लोज करें हमें। तो क्यों नहीं हुकूमत जो है वो सारे जो गिफ्ट्स की डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज कर दे, किसने क्या लिया और क्या डिक्लेयर किया है। हमने तो डिक्लेयर करके अपना पेश भी कर दिया और इसके थ्रू जा भी रहे हैं, और हमें कोई शक नहीं है कि हमारा पोजीशन क्या है, लेकिन वो क्यों नहीं डिस्क्लोज कर देते? उन्होंने भी जिक्र किया, कर दे डिस्क्लोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी राय साहब, लास्ट कमेंट। देखिए हमारा अब ये एक बड़ा एक अजीब सा आर्गुमेंट है, अली भाई ने भी आज ये आर्गुमेंट वहां पे भी हुआ कि हम डिस्क्लोज करते हैं, हमसे मांगेंगे तो हम डिस्क्लोज कर देंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जो भी रिसेंटली दौरे में घड़ियां मिली, उन्होंने तो वो नुमाइश के लिए वजीर आजम हाउस में रखवा दी, जितने भी ताइफ उनको मिले, वो भी बहुत महंगी करोड़ों की घड़ी है। उन्होंने तो अपना कंडक्ट अभी हाजिर भी शो किया, माजी का भी कर लें। दूसरी बात यह है कि ये कोई बात नहीं है कि कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूं, ये तो मेरी समझ से बाहर है कि जो बल्कि ग्राउंड भी ली गई कि अगर माजी में वो कहते हैं कि जी कोई भी अपनी घड़ियां और ये चीजें जाहिर नहीं करता तो लिहाजा मैंने भी जाहिर नहीं की, तो ये तो एक अजीब सा लॉजिक है। जब आप तहफ़ वसूल कर रहे हैं, तोशाखाना के जरिए कर रहे हैं, तो फिर आपको तो जाहिर करना जरूरी है जब आप उनकी कीमत भी अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखते हैं महफूज फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या आता है। ये मामला मुतनाज़ रहा, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के दौर में ये बार बार बात कही जाती रही कि तहफ़ सामने रखे जाएँ। तहरीक इंसाफ बार बार एक के बाद एक रीज़न देती थी कि नहीं ये दोस्त ममालिक का मामला है, कभी फॉरेन पॉलिसी का मामला है, कौमी सलामती का मामला कहती थी, मामला सामने आया है, फैसला महफूज हुआ है। तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं होगा। शामिल करें। मुल्क के सबसे बड़े कारोबारी शहर कराची में दिन दिहाड़े डकैती, चोरी, लूटमार और मज़ाहमत के दौरान कत्ल व गारत के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। शहरी और ताजिर दोनों परेशान हैं। शहर में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसके अपने साथ या किसी करीबी जानने वाले के साथ असलहे के जोर पर डकैती की वारदात न हुई हो। और मसला सिर्फ डकैती या चोरी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ इस माह के पहले 6 दिनों में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल के 9 वाक़यात सामने आए। खुद पुलिस और CPLC के मुताबिक रवां साल सिर्फ जनवरी से लेकर अगस्त तक मोबाइल फ़ोन चोरी होने के 19,321 केसेस सामने आए हैं। इसी तरह गाड़ी चोरी होने के 1,392 केसेस सामने आए हैं। इस अरसे में 33,730 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, जबकि मोटरसाइकिल छीनने के 3,385 और गाड़ी छीनने के 108 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और ये आदाद-ओ-शुमार सिर्फ इस साल के इब्तिदाई 8 महीनों के हैं। इसमें ऐसे कई वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं। यानी मजमूई तौर पर सूरत हाल तशवीशनाक है। आदाद-ओ-शुमार इस खौफनाक सूरत हाल की अक्कासी कर रहे हैं। नज़र आ रहा है कि कराची के शहरी बेरहम स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर हैं, जबकि सिंध हुकूमत इस अहम तरीन मसले पर मुसलसल दावों के बावजूद कुछ नहीं कर पाई है। हुकूमती सतह पर कोई बड़ा कदम अभी तक नहीं उठाया गया है, यानी कहीं से भी कराची के शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल्स से बचाव की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो को प्रोग्राम में शिरकत की मुसलसल दावत दे रहे हैं, मगर वो नहीं आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।